गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मुझे आपके पेपर डेमोग्राफी को बताना है। डेमोग्राफी के मेन सिलेबस पर जाने से पहले मैंने इसके हिस्टोरिकल पोर्शन को इससे रिलेटेड न कहिए बल्कि ऐसे कह सकते हैं कि पूरे इकोनॉमिक्स के हिस्टोरिकल पोर्शन को एक दूसरे से कनेक्ट करने का प्रयास किया है और वो किस तरीके से डेमोग्राफी से भी कनेक्ट होता है, जो आज बहुत पॉपुलर सब्जेक्ट बनता चला जा रहा है हर फील्ड में तकरीबन सोशल साइंसेस की। उसको आप चार्ट को के माध्यम से भी समझ सकते हैं। सिलेबस पर मैं बाद में आऊँगा, पहले मैं इसके हिस्ट्री पर आपसे बात करना चाहता हूँ। आप देखिए, एक तरफ तो इस ब्रैकेट में मैंने मिडिल एज के एक फिलोसफर सेंट थॉमस एक्विनास को रखा है, जिनका पीरियड दिया हुआ है 1270। इससे 4 कनेक्शन दिखाए गए हैं: अरिस्टोटल का, बाइबिल का, केने का, एडम स्मिथ का और 17th और 18th सेंचुरी के अर्थशास्त्रियों का। अब एक एक करके हम इस कनेक्शंस की तरफ मूव कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो इकोनॉमिक हिस्ट्री ये बताती है कि एंशिएंट ग्रीक में जो पॉलिटिकल थिंकर्स थे, उन लोगों ने इकोनॉमिक मैटर्स पर किस तरीके से अपनी राय रखी एंशिएंट ग्रीक में, और जो उन्होंने राय रखी वो 18th सेंचुरी तक किसी एक बेहतर सब्जेक्ट का रूप नहीं ले सका। बाद में थोड़े समय उसी दौरान कह सकते हैं आप, वो एक पॉलिटिकल इकोनॉमी के नाम से हम उसे जानते हैं। पॉलिटिकल इकोनॉमी पॉलिटिकल फिलॉसफी की एक ब्रांच है, जिसे इकोनॉमिक साइंस कहते थे हम, और इकोनॉमिक साइंस बाद में इकोनॉमिक्स के रूप में कन्वर्ट हो गया। अब अगर हम इकोनॉमिक्स की डिफिनीशन को देखें तो डिफिनीशन पर तमाम सारी बातें आप जानते हैं, देखे भी हैं। ऐसे हम एक बात करें कि इकोनॉमिक्स क्या है, तो वाइनर कहते हैं अर्थशास्त्री जो करे वही अर्थशास्त्र है। तो अरिस्टोटल को अगर हम देखें तो देखते हैं तो हमको ये समझ में आता है कि किस तरीके से उन लोगों ने एक आइडियल स्टेट की बात रखी, नॉर्मेटिव थियरी की बात रखी, और ये अप्रोच कहते हैं कि किसी भी राज्य के लोग अपने पास जो भी रखते हैं वो किसी एक दूसरे पर्सन से ज़्यादा कीमत वसूल करके उनको नहीं रखना चाहिए। मीन्स वो एक नॉर्म की बात करते हैं। क्या होना चाहिए कि अरिस्टोटल के बाद वो जो फिलोसफर्स थे, जिनका जिक्र हमने उस हिस्ट्री में कहा भी है कि किस तरीके से वो अपनी राय रखते थे। उसके बाद हम बाइबिल को देखें तो बाइबिल में बाइबिल में भी तमाम तरीके की चर्चाएं की गई हैं हैब्रू यूनिट के द्वारा कि किस तरीके से इकोनॉमिक जो आइडियाज़ हैं वो लोग अपनी रखते हैं। फिर हम फिजियोक्रेट्स की चर्चा करते हैं। फिजियोक्रेट्स फिजियोक्रेसी से जुड़ा हुआ है। फिजियोक्रेट्स प्रकृतिवादी अर्थशास्त्री जिनको कहते हैं। प्रकृतिवादी इसलिए कहते हैं कि प्रकृति की उदारता में विश्वास रखते हैं, जिनके एक बहुत बड़े राइटर कह लीजिए, बहुत बड़े जिस विचारधारा से जुड़े हुए बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं फ्रांसिस बेकन, जिन्होंने 1758 ईस्वी में फ्रांस के लिए एक इकोनॉमिक टेबल को कंस्ट्रक्ट किया। वो दिखाता है कि किस किस तरीके से
इकोनॉमी के सेक्टर्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। उसी तरीके से 17th और 18th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो उसमें मर्केंटलिस्ट का वो पीरियड रहा है, व्यापारवादियों का, वो व्यापार को प्रमुखता देते थे और ये मानते थे कि कोई भी राष्ट्र अगर धनी होना चाहता है तो किस तरीके से वो महंगी धातुओं को कलेक्ट करे, प्रीसियस मेटल्स को कलेक्ट करे। मर्केंटलिस्ट की अलग तरीके की अपनी विचारधाराएं रही हैं। सन का हमने जिक्र कर ही दिया है आपको। और फिर वो किस तरीके से एडम स्मिथ से कनेक्ट होता है। एडम स्मिथ 1776 ईस्वी में, जहाँ से आप इकोनॉमिक्स की शुरुआत को मानते हैं, एडम स्मिथ ने अपनी जो किताब लिखी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ द एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, जिसमें एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को स्टार्ट किया और आप कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स के फादर के रूप में जिनको हम जानते हैं। अब इनके बीच में एक्विनास को हमने जोड़ा हुआ है 1270 ईस्वी में। एक्विनास का एक अलग तरीके का कॉन्सेप्ट, बिल्कुल आइडियल तरीके का, कि किसी भी एक व्यक्ति द्वारा लिया जाने वाला कीमत दूसरे व्यक्ति से उसकी कास्ट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर हम इस कास्ट को देखें तो हमको यहाँ एवरेज भी समझ में आता है, मार्जिनल भी समझ में आता है, कह लीजिए टोटल, अगर वो सिंगल कमोडिटी है तो हम इसको समझाने के लिए हमें कह सकते हैं कि ऐसे कि हम तीनों ना लेकर के सीधे सीधे एक ले लें मार्जिनल कास्ट, इसकी वो चर्चा करते हैं। इससे भी इकोनॉमिक्स के फील्ड के बहुतों कनेक्शन समझ में आते हैं। पेरेटो को अगर हम ले लें, जिससे आप वेलफेयर इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं, तो पेरेटो ने भी अपनी ये बात रखी है कि अपने मार्जिनलिस्टिक कंडीशंस के माध्यम से कि किस तरीके से तीनों मार्जिनलिस्टिक कंडीशन में से जो तीसरी कंडीशन है, जिसको हम कहते हैं पेरेटो की तीसरी मार्जिनलिस्टिक कंडीशन ऑफ प्रोडक्ट मिक्स, जिसमें वो प्रूव करते हैं P = MC को, और वो कहते हैं कि तीनों जो कंडीशंस हैं वो किसी इकॉनमी में अगर लागू होती हैं तो उससे बेहतर हम किसी इकॉनमी की चर्चा नहीं कर सकते, फर्स्ट बेस्ट इकॉनमी का जिसको नाम दिया गया है। अब ये तो पहले ग्रुप की बात रही। अब जो दूसरा ग्रुप रहा है वो प्रैक्टिशनर्स का रहा है। प्रैक्टिशनर्स की मीनिंग वो है कि जैसे किसी एक काम में दक्ष लोग, जिनको किसी विशेष स्किल की ज़रूरत पड़ती है, वे लोग को प्रैक्टिशनर्स कहते हैं। और प्रैक्टिशनर्स में कौन कौन लोग थे? बिजनेसमैन, यानी व्यवसायी जो क्लास है वो है, और वे लोग जो अपनी राय एक छोटे आर्टिकल के माध्यम से, कुछ छोटे लाइनों में एक कटिंग के माध्यम से रखते हैं, जिसको हम पैम्पलेट कहते हैं। तो इनके इस दोनों कैटेगरी में प्रैक्टिशनर्स को रखा गया, जो लोग अपनी बात रखा करते थे इकोनॉमिक मैटर्स पर। अब अगर इस एडम स्मिथ से लेकर के हम जुड़ी हुई बातों को देखें तो एडम स्मिथ से दो ब्रांचेज निकली हुई हैं। यहाँ हमने इसको लिखा है, स्पेस नहीं था इसलिए हम इसको यहाँ लिख दिए हैं। एडम स्मिथ से हमने दो बातों को रखा है, एक तो माल्थस को और दूसरा रिकार्डो। माल्थस के बारे में उल्लेख हम इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि जहाँ से ये कोडेड है कि किस तरीके से माल्थस का जब जिक्र आता है तो डेमोग्राफी इकोनॉमिक के साथ कनेक्ट किया गया। इसे लिखा गया है कि डेमोग्राफिक्स एंड इकोनॉमिक्स। दूसरा रिकार्डो को लिया गया है, माल्थस का सन 1798 का, जिसमें उन्होंने पॉपुलेशन को लेकर के अपनी थियरीज दी। दूसरा रिकार्डो का सन लिखा गया है 1817, जहाँ से हम इंटरनेशनल ट्रेड की स्टार्टिंग को मानते हैं। माल्थस से फिर किन्स को जोड़ा गया है, जिसका सन लिखा गया 1936। और रिकार्डो से हमने दो सेगमेंट को लिया है, एक तो J.S. मिल को लिया है 1848 का, दूसरा लिया है कार्ल मार्क्स का 1867 का। ये मिल से थोड़ी सी आगे बात जाती है मार्शल पर 1890 में, और किन्स और मार्शल को मिला करके हम न्यू इकोनॉमिक्स का नाम यहाँ दिए हैं। दूसरी तरफ कार्ल मार्क्स का पीरियड 1867 का यहाँ रखा हुआ है, जिससे लेनिन से दो डेवलपमेंट या कह लीजिए दो ब्रांचेस को दिखाया गया, एक USSR को और दूसरा दिखाया गया है चाइना को। मीन्स
कि किस तरीके से ये कनेक्शंस आगे मूव करता है और हम न्यू इकोनॉमिक्स की तरफ मूव करते हैं। अब एक एक सेगमेंट को पकड़िए और उसको थोड़ा सा सोचिए। ऐसे तो ये चार्ट आपको सिर्फ ये बयां कर रहा है कि आप सीधे तौर पर देखें तो ये सीधे तौर पर डेमोग्राफी से थोड़ा सा हिस्सा जुड़ेगा, लेकिन अगर इसकी हिस्ट्री देखें तो डेमोग्राफी जहाँ से स्टार्ट होती है वहीं से ये हिस्सा समझ में आपको आएगा कि कैसे ये चार्ट वहाँ तक आपको ले जा रहा है। पूरी इकोनॉमिक्स को आप यहाँ से कनेक्ट करा के देख सकते हैं। अब अगर हम मर्केंटलिस्ट का जिक्र करें तो मर्केंटलिस्ट का मतलब हम आपको ऑलरेडी बताए हुए हैं। इसमें एक बहुत बड़ा पॉपुलर नाम विलियम पेटी का आता है। विलियम पेटी को कह सकते हैं फाउंडर ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी जिसे हम कहते हैं। तो मर्केंटलिस्ट में विलियम पेटी का एक बहुत महत्वपूर्ण नाम है और पेटी के कंट्रीब्यूशन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि प्रोडक्शन का अगर एक फंक्शन हम ले लें लेबर और लैंड, तो इसको लेकर के लेबर और लैंड को लेकर के उनकी अपनी जो राय रही है कि किस तरीके से जो लेबर है वो फादर लेबर को कहते हैं और इसको कहते हैं मदर। तो कहते हैं लेबर इज़ द सोर्स ऑफ ऑल वेल्थ एंड लैंड इज़ द गिफ्ट ऑफ नेचर, लैंड इज़ द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। यानी कि लेबर और लैंड को लेकर के वो कहते हैं माता और पिता हैं, मीन्स इनसे ही हम आगे की तरफ हमारी कह लीजिए, हम अगर धार्मिक परंपरा से देखें तो जैसे वंश परंपरा आगे बढ़ती है वैसे कह सकते हैं कि उसके लिए उन दोनों सेगमेंट को लेकर के उन्होंने अपनी बात रखी थी। वो एक बहुत महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन दिखता है विलियम पेटी का। उसी तरीके से केने के कंट्रीब्यूशन को अगर हम देखना चाहें तो केने जिन्होंने फ्रांस की जनता के लिए एक इकोनॉमिक टेबल को कंस्ट्रक्ट किया जिसको हम इकोनॉमिक टेबल या टेबल इकोनॉमिकी के नाम से जानते हैं, जिसमें उन्होंने प्रूव किया कि किस तरीके से हम अपने राष्ट्र को बेहतर बना सकते हैं और कैसे वे दोनों सेगमेंट जिसको लेकर के उन्होंने मैक्रो इकोनॉमी की चर्चा की है, मैक्रो की चर्चा की है, दोनों सेक्टर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। तो फिजियोक्रेटिक जो थिंकर थे और जो मर्केंटलिस्ट हैं उन दोनों में बहुत सारी बातों को लेकर के पैराडॉक्सियल चीज़ें हमको समझ में आती हैं। फिर अरिस्टोटल की बात तो मैंने कह दी कि वो नॉर्मेटिव थियरी की तरफ या नॉर्मेटिव मूवमेंट, नॉर्मेटिव अप्रोच की तरफ लोगों का ध्यान पूरी दुनिया का दिलाते हैं। और एक्विनास का कॉन्सेप्ट तो ये है कि किसी भी व्यक्ति से आप उतना ही लीजिए जितने में आपने कंस्ट्रक्शन किया हो। इसीलिए उन्होंने जिस तरीके के प्रॉफिट का जिक्र किया उसको कहते हैं डिसेंट प्रॉफिट। अब इस चार्ट में जितने भी पीरियड्स आए हुए हैं उनको लेकर के मैंने कुछ सन को अलग अलग हाईलाइट किया है। हालांकि वो सन बहुत इम्पॉर्टेंट एक अपनी बात शो कराते हैं पूरी दुनिया को, जिसमें पहला जो पीरियड है उसमें ये लिखा हुआ है द ट्रेड बिगिन, यानी ट्रेड जहाँ से शुरू होता है 400 BCE टू 1770 CE, पहला। दूसरा द एज ऑफ रीजन, कारणों का अर्थशास्त्र, एज ऑफ रीजन 1770 से लेकर के 1820 तक का पीरियड। तीसरा इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन का पीरियड 1820 से लेकर के 1929 तक का पीरियड। चौथा वॉर एंड डिप्रेशन का पीरियड 1929 से लेकर 1945 तक का पीरियड। और पांचवा पोस्ट वार पीरियड 1945 से लेकर 1970 तक का पीरियड। छठवां कंटेम्प्रोरी इकोनॉमिक्स का 1970 से लेकर प्रेजेंट तक का पीरियड। अब इन 6 पीरियड्स में से 2 पीरियड मैं समझता हूं एज ए स्टूडेंट एंड एज ए टीचर, दोनों तरीके से कि बहुत अरसास में अपने एक अलग तरीके के कंट्रीब्यूशन को दिखाते हैं। जैसे एज ऑफ रीजन में एक बात इनविजिबल हैंड की हम देख सकते हैं, अदृश्य हाथ की, कि किस तरीके से मार्केट के जो फोर्स होते हैं वो किसी भी अर्थव्यवस्था में प्राइस को निर्धारित करते हैं। वहाँ किसी तरीके का और कोई सेक्टर, किसी तरीके के और किसी सेक्टर की ज़रूरत नहीं है। मार्केट के दोनों फोर्स अपने आप पर्याप्त हैं, खुद में पर्याप्त हैं
किसी भी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए। उसी तरीके से दूसरा जो कॉन्सेप्ट इसमें आया है, कॉन्सेप्ट ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स का, ह्रासमान प्रतिफल का। ह्रासमान प्रतिफल का नियम अर्थशास्त्र में एक बहुत अलग तरीके का कंट्रीब्यूशन है, जिसके बगैर शायद हम अर्थशास्त्र की कल्पना न कर सकें, जिसको समझाने के लिए प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने यह कह दिया कि अगर कोई तालाब है उसमें हम मछलियां नहीं डालते हैं और बार बार उससे अगर हम मछलियां निकालें, यानी कि हम पुरानी मछलियों को निकालें और नई मछलियां न डालें, तो एक समय ऐसा आएगा जब वो उस तालाब से पूरी मछलियां निकल जाएंगी। तो इस संबंध में उन्होंने डिमिनिशिंग रिटर्न्स की चर्चा किया है। और हिस्ट्री तो ये भी बताती है कि चूंकि मिस्र से हम ये मानते हैं कि सबसे प्रारंभिक जो ओरिजिनेशन मिलता है कृषि का, कि किस तरीके से मिस्र के लोग कृषि कार्य करते थे, और वो कहते हैं कि हर एक अगले वर्ष क्रमशः घटता हुआ उत्पादन उनको मिलता था, लेकिन और लैंड को यानी भूमि को वो 7वें वर्ष छोड़ देते थे। शायद उनका तर्क ये रहा होगा कि भूमि में जो शक्तियाँ पाई जाती हैं वो पुनः वापस आ जाए। तीसरा, कार्टेल का और कोलूजन का भी हिस्सा दिखता है। कार्टेल का जिक्र आप जब बीए फर्स्ट ईयर में थे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में, एमए फर्स्ट ईयर में थे तो एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप मार्केट का हिस्सा पढ़ रहे थे, जिसमें कई सारे मार्केट्स आप पढ़े हैं, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली। ओलिगोपोली पे दो तरीके के मॉडल्स आपने देखा होगा, जिसको आप कोलूजिव ओलिगोपोली कहते हैं, नॉन कोलूजिव ओलिगोपोली कहते हैं। तो जो कोलूजन वाला पार्ट है वहाँ से आपको समझ में आता है कि किस तरीके से रियल वर्ल्ड सिटी में ये जो कार्टेल्स होते हैं वो कंज्यूमर तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए आपस में एक दूसरे से जोड़ते भी हैं, और वो उनके जो संबंध होते हैं, गठबंधन कह लीजिए जिसे आप, वो टूटते भी हैं। चौथा जो हिस्सा है इसका कि ट्रेड इज़ बेनिफिशियल फॉर ऑल। ट्रेड इज़ बेनिफिशियल फॉर ऑल यानी सभी के लिए ट्रेड का होना मस्ट है। यानी कि अगर किसी देश को विकास करना है तो निश्चित रूप से उन्हें ट्रेड करना होगा, जिसको कि एक टर्म में आप कंपैरेटिव एडवांटेज से समझ सकते हैं। अब अगर हम ट्रेड की बात करें तो आप कहते हैं कि आप ये समझते हैं कि ट्रेड की कहानी स्टार्ट होती है एडम स्मिथ से, बट वो पॉपुलराइज बहुत नहीं हुई। उसके अपने तमाम तरीके का कारण थे। आपने ट्रेड वाले यूनिट में उसको देखा होगा, यानी चैप्टर में, जिसको आप इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स से ऐसे सब्जेक्ट कह रहे हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो ट्रेड है वो हमारे विकास को आगे की तरफ ले जाता है। अब अगर हम ट्रेड पर रॉबर्टसन के स्टेटमेंट को देखें तो कहते हैं ट्रेड इज़ एन इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी आर्थिक विकास का जो इंजन है वो है ट्रेड। और ट्रेड को लेकर के मर्केंटलिस्ट ने अपने तमाम तरीके के व्यूज़ रखे हैं। शायद कह सकते हैं कि जिस ट्रेड की चर्चा हम करते आ रहे हैं शुरू से, वो अर्थशास्त्र की जहाँ से आप बिगिनिंग स्टार्ट हुआ मानते हैं मर्केंटलिस्ट के पीरियड को, वहाँ से हम ट्रेड की बात करते हैं। उसी तरीके से हम अगर इसको देखें कारणों के, चूंकि उसका उस सेगमेंट का नाम ही है द एज ऑफ रीजन, तो मिल की भी थियरी आप समझ सकते हैं, कार्य कारण सिद्धांत को। और कार्य कारण सिद्धांत को लेकर के हर तरीके के डेवलपमेंट जो भी हुए उनमें कार्य कारण संबंध को प्रूफ किया है प्रोफेसर मिल ने। मिल जो बहुत बड़े फिलोसफर थे, उन्होंने जो लॉजिक्स में अपने 5 प्रकार बताए हैं कार्य कारण सिद्धांत को, उनको आप चाहें तो देख सकते हैं। इस तरह से दूसरा जो सेगमेंट रहा एज ऑफ रीजन का, वो अर्थशास्त्र के फील्ड में एक बहुत अलग तरीके की बात दिखाता है। उसी तरीके से जो अगला एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट जो मुझे समझ में आता है, ऐसे तो सेगमेंट को हम ये कह नहीं सकते कि वो कौन कम इम्पॉर्टेंट है और ज़्यादा, लेकिन जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसको भी आप देखिए, एक तीसरे यूनिट को भी देख सकते हैं, तीसरे पार्ट को भी देख सकते हैं, जिसमें ये समझ में आता है कि 1920 में जो पीगू ने अपनी किताब लिखी द इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर, जहाँ से आप स्टार्ट हुआ मानते हैं वेलफेयर इकोनॉमिक्स को, वो उसी दौर में लिखी गई है 1820 से लेकर 1929 के पीरियड में। जो नेक्स्ट पीरियड रहा है वार एंड डिप्रेशन का पीरियड। तो वार एंड डिप्रेशन के पीरियड का मतलब ये हो गया कि सेकेंड वर्ल्ड वार का वो पीरियड रहा। डिप्रेशन से पूरी दुनिया किस तरीके से परेशान होती है।
उस डिप्रेशन से कितना नुकसान हुआ लोगों का और लोगों ने उस समस्या को सॉल्व कैसे किया, तो आपको ये समझ में आता है कि क्लासिकल जो फिलॉसफी है जो कहीं ना कहीं सप्लाई को फोकस करती है वो फेल करती है 1929 के समय, और 1929 की विश्वव्यापी मंदी की समस्या का समाधान प्रोफेसर जे.एम. किन्स ने अपनी जो किताब लिखी द जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी 1936 में, उसके माध्यम से उन्होंने उसका समाधान किया। न केवल उन्होंने क्लासिकल थियरी को क्रिटिसाइज किया बल्कि उस समस्या का समाधान ऐसे बताया कि किसी भी अर्थव्यवस्था में ये प्रॉब्लम तभी सॉल्व हो सकती है, स्पेशली इस पीरियड में, मंदी के पीरियड में, जब गवर्नमेंट उसमें हस्तक्षेप करे। यानी कि क्लासिकल जो थिंकिंग है वो कहीं ना कहीं हस्तक्षेप की नीति की चर्चा करती थी। वहीं किन्स ने कहा कि अगर हम चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था से ये समस्याएं सॉल्व हों तो हमको सरकार के रोल को आगे लाना पड़ेगा, बगैर उसके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। और आपने देखा कि किस तरीके से किन्स की बातों को पूरी दुनिया ने माना और ये प्रॉब्लम हमारी इकोनॉमी से या पूरी दुनिया से समाप्त हो गए। अब अगर हम पोस्ट वार इकोनॉमिक्स पर इसकी और सारी इस पर बात करेंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जो भी चीज़ें छूटेंगी कहीं बीच में उसको हम अगले वीडियो में इसकी बात तो ज़रूर ही करेंगे। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कहीं कुछ छूटे ना। जो अगला जो हिस्सा है, जो हम डेवलपमेंट की चर्चा जहाँ से बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं, जिसको हम पोस्ट वार इकोनॉमिक्स कहते हैं, 1945 से लेकर 1970 तक का जो दौर रहा, उसमें आपको ये समझ में आता है कि किस तरीके से हैरड ने इन्वेस्टमेंट के ड्यूअल इफेक्ट को लेकर के यह प्रूफ किया कि अब तक लोगों ने क्या सोचा, क्या छोड़ा, और हम किस तरीके से अपनी इकोनॉमी का डेवलपमेंट बेटर से बेटर कर सकते हैं, जिसके लिए हमको ग्रोथ को बढ़ाने की ज़रूरत है। और हैरड डोमर को लेकर के, हैरड डोमर ने अपनी जो कहानी रखी, जो अपनी बात रखी थी पूरी दुनिया के सामने, जिसमें आप कह सकते हैं कि प्रोडक्शन को लेकर के, प्रोडक्शन ये था मिनिमम ऑफ K/V/L/U, जो प्रोडक्शन फंक्शन उन्होंने रखा था, और इसमें एक इक्वेशन M+N से लिया था, ऐसे ले सकते हैं। तो आप देखते हैं ये है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, कैपिटल आउटपुट रेशियो, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड लेबर फोर्स की ग्रोथ रेट। तो ये चारों को लेकर के एक एक पॉइंट को पकड़ करके किस तरीके से आगे ये विचारधारा मूव करती रही। हैरड की प्रॉब्लम, जिसको आप नाइफ एज प्रॉब्लम के नाम से जानते हैं, तो किस तरीके से इस समस्या का समाधान निकला, और आज पूरी दुनिया, यह कहा जाता है कि कहीं ना कहीं हैरड की उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाई है जिसकी चर्चा उन्होंने की थी। ये सारी बातें आपको सर ने पढ़ाया होगा और आप उसे अपने ग्रोथ वाले पेपर से देख सकते हैं, देखेंगे, या अब जो भी थोड़ा बहुत आपने पहले से पढ़ा होगा उसमें अगर कुछ जानते होंगे तो ठीक है, नहीं तो आप इसको देखेंगे। तो ग्रोथ को लेकर के उन्होंने जो अपनी बात रखी, वो डेवलपमेंट भी शुरू हुआ उसी पीरियड में, 1945 से लेकर 1970 के पीरियड में। उसी तरीके से लीनियर प्रोग्रामिंग, गेम थियरी, इनपुट आउटपुट एनालिसिस, ये तीनों जो बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं वो इसी दौर में आपको दिखाई देते हैं। और इस दौर की एक खास बात ये भी रही है कि जनसंख्या भी बहुत तेज़ी के साथ उसमें बढ़ती हुई आपको दिखेगी, जो कहीं ना कहीं आपके डेमोग्राफी वाले पेपर से मैच करती हैं चीज़ें। हम आगे जाएंगे तो हम उस पर डिस्कशन आपसे और करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे समय आगे की तरफ बढ़ता गया, और आप अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स को देखें तो आपको ये समझ में आता है कि जिस तरीके की बातें आप अब तक देखें उसमें अनसर्टेनिटी वाला एलिमेंट जल्दी नहीं दिखता है आपको। किस तरीके से अनिश्चितता को लोगों ने माना और कंज्यूमर बिहेवियर को देखने की कोशिश की, जिसको हम कहते हैं चॉइस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इन द केस ऑफ अनसर्टेनिटी। कि किस तरीके से बर्नौली की जो थियरम थी उसको लोगों ने देखा कि कंज्यूमर बिहेवियर यानी कंज्यूमर किस तरीके से सोचते हैं, और उसको लेकर के एक अलग तरीके का डेवलपमेंट है जो आप माइक्रो में देखे होंगे, नहीं भी देखे होंगे तो आप खुद भी चाहें तो पढ़ सकते हैं, वो सब चीज़ें दी हुई हैं। तो इस तरीके से इस पीरियड में भी हमको बहुत सारा सुधार देखने को मिलता है।
और अगर हम एडम स्मिथ के उस स्टेटमेंट को देखें तो वो कहते हैं मनुष्य के द्वारा जो भी काम किए जाते हैं उसमें उसका पर्सनल कोई स्वार्थ ही होता है, तो हमको यह मान करके चलते हैं कि ये सारी चीज़ें जो कहीं ना कहीं हमारे वेलफेयर से जुड़ी हैं वो हमारे व्यक्तिवाद यानी व्यक्तिगत फ़ायदे और नुकसान की बातों की तरफ आपका दिमाग ले जाते हैं। एक और बात जो हमसे अभी हमने जिसका जिक्र नहीं किया इस एज ऑफ रीजन के पीरियड में, जिसमें वो कहते हैं मैन इज़ ओल्ड रेशनल कैलकुलेटर, कि जो मनुष्य है वो एक कैलकुलेटर है और रेशनल कैलकुलेटर है जो बहुत पहले से चलता आ रहा है, जिसकी चर्चा एडम स्मिथ ने भी की है बहुत सारी जगहों पर। तो इस तरीके से जो तमाम हमने पीरियड्स का जिक्र किया है वो किस किस तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, कैसे कैसे डेवलपमेंट होते गए, क्या चीज़ें आज दिखती हैं, वो सारी बातें इस चार्ट के माध्यम से हमने आपके सामने रखने की कोशिश की है। और भी सारी चीज़ें अगर आप चाहें तो इससे देख सकते हैं कि किस तरीके से एडम स्मिथ ने जो बातें अपनी आगे की रखी वो किस तरीके का, किन्स ने मैक्रो की फील्ड में अलग तरीके का एक रोल प्ले किया जिसकी वजह से किन्स को मैक्रो इकोनॉमिक्स का फादर कहा जाता है। मार्शल ने मनुष्यों को चूँकि केंद्र में लाया, वेलफेयर की बात की जहाँ से इनको माइक्रो इकोनॉमिक्स का फादर कहा जाता है। ठीक उसी तरीके से अगर हम ये देखें एडम स्मिथ को जिसको हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं, उसी तरीके से मर्केंटलिस्ट से कहानी शुरू होती है। चूँकि ये भी जो विचार हैं वो कहीं ना कहीं फिलॉसफर से प्रभावित थे, इसीलिए हम विलियम पेटी को फादर ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी कहा जाता है, विलियम पेटी को। तो ये सारे जो कनेक्शंस हैं वो कहीं ना कहीं ये दिखाते हैं कि किस तरीके से लोग जो सप्लाई को फोकस किया करते थे वो डिमांड तक कैसे गए। बार बार हम इसका जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब तक चूँकि आप एमए फाइनल के स्टूडेंट हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों को सोचे होंगे, तो आप इस पूरे चार्ट के माध्यम से ये देखने की कोशिश कर सकते हैं कि किस तरीके से ये कनेक्शंस एक दूसरे से मैच करते हैं। इस चार्ट के बाद इसमें कुछ चीज़ें और हैं, चूँकि इन अर्थशास्त्रियों ने जो अर्थशास्त्र में विधियों का यूज किया वो कौन कौन सी विधियाँ थीं, अर्थशास्त्र को कहा क्या, साइंस कहा या आर्ट कहा, किस तरीके से ये दोनों विधियाँ एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, किस तरीके से वो पॉलिसी से कनेक्ट होती हैं, आज सरकारें क्या चाहती हैं, लोग क्या चाहते हैं, उन सारी बातों का जिक्र हम अपने सेकंड वीडियो के माध्यम से करेंगे। और जो भी ये बातें हैं ये सारी चीज़ें आपको ई कंटेंट के माध्यम से मैं उपलब्ध करा दूँगा। सेकंड वीडियो में मैं आपके सिलेबस पर आऊँगा और सिलेबस के साथ साथ आज के वीडियो में, अभी पहली वीडियो में, इसमें जो भी थोड़ी बहुत चीज़ें छूटी हैं इसको लेते हुए बात की और चीज़ों जो इसको मैंने जोड़ने की कोशिश की है उनके साथ साथ मैं सिलेबस का जिक्र करूँगा। उसके बाद मैं फिर आपके इस डेमोग्राफी की स्टार्टिंग करूँगा जहाँ से आपके किताबों में सिलेबस के रूप में दिखाई देता है। थैंक यू।